बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2025 के इस एपिसोड में मैं आपका सबका खैर मकदम करता हूँ। आपको पता है कि सऊदी अरबिया में पिछले 2 हफ्ते से एडमिशन्स चल रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आप कैसे सऊदी अरबिया में एडमिशन्स ले सकते हैं। उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ लोगों ने मुझे एसएमएस किया, मुझे फ़ोन किया, मुझसे कंसल्ट किया। और उसके हिसाब से मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। आज का जो वीडियो है इसमें मैं 20 ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, जो ऐसे क्वेश्चंस है जो अक्सर मुझसे पूछे गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद ज़्यादातर जो आपके कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर होंगे। क्योंकि अभी एडमिशन्स ओपन है और आप 14 जून तक एडमिशन्स ले सकते हैं अगर आप बैचलर्स में आना चाहें। और 31 अक्टूबर तक एडमिशन्स ले सकते हैं अगर आप मास्टर्स या पीएचडी में आ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम इस तरह शुरू करेंगे। हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं उनका मैं आंसर करूंगा। ये 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो ये है कि आप कैसे क्या क्या स्टेप्स है जिसके जरिए सऊदी यूनिवर्सिटीज में लड़के और लड़कियां आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने जो इस वक्त एडमिशन्स ओपन किए हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, इसमें बोथ लड़कियां और लड़के दोनों आ सकते हैं। यहाँ पर को एजुकेशन नहीं है, लड़कों और लड़कियों का अलग अलग यहाँ सिस्टम है, अलग अलग कैंपसेस है। आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एज ए लड़का अप्लाई कर सकते हैं, एज ए लड़की अप्लाई कर सकती हैं। और अप्लाई करने का तरीका यह है कि आपको 3 स्टेप्स में समझना है। सबसे पहली बात, आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में बात करूंगा वो आपको जमा करने हैं। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा अरबिक में, उसकी भी मैं बात करूंगा आगे। और इसके बाद आप इस पोर्टल में आएंगे जिसका नाम है studyinSaudia.moe, यानी Ministry of Education.gov.sa। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस पोर्टल पे आएंगे जिस पे 10 जबानों में आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। ये एक यूनिफाइड पोर्टल है जिसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। उसका जो वीडियो का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिएगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि सऊदीया जो मतलब एडमिशन्स है इस वक्त वो उसका टाइम स्केल क्या है, यानी कब तक वो एडमिशन्स है। हालांकि इसका जवाब मैंने दे दिया। तो आप 1 मई से इसका एडमिशन्स यानी शुरू हो चुके हैं। आज तकरीबन 12 मई है। तो 14 जून 2025 तक अगर आप यहाँ आना चाहते हैं बैचलर्स के लिए, यानी आपने 10+2 या एफएससी या एफए किया है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में आना, यानी मास्टर्स डिग्री में आना, पीएचडी में आना, तो टाइम जो है वो तकरीबन 31 अक्टूबर तक है। तो अच्छा खासा टाइम आपके पास है। तो एडमिशन चल रहा है तो आप एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। तीसरा सवाल जो पूछा गया है और अक्सर इसमें सवालात पूछे जाते हैं कि आप हमें बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स 2 तरह से आपको चाहिए। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, उसके बगैर आप यानी अप्लाई ही नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो मेन पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसका आप स्कैन करके रखेंगे और इसको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास पर्सनल फोटोग्राफ होना चाहिए, वाइड बैकग्राउंड। और ये आप कोशिश कीजिएगा किसी स्टूडियो से ले लें ताकि जो फोटोग्राफ वो क्लियर आ जाए। उसके साथ साथ आपके जो स्कूल के, हाई स्कूल के जो डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा यानी जिसको हम कह सकते हैं, अगर किसी ने ओ लेवल किया है तो उस हिसाब से, अगर वो नहीं तो आप जिसको हम 10th पास, 11th पास, 12th पास, जो आपके पास डिग्रीज इन्हें सर्टिफिकेट होंगे प्लस आपके मार्कशीट होंगे वो आपके पास होनी चाहिए। और इन चीज़ों को आपको अरबिक में भी ट्रांसलेशन करना है। इसी तरह आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए ग्रेड्स के, जिसको हम मार्कशीट कहते हैं। और इस मार्कशीट को भी आपको अरबिक में ट्रांसलेशन करना है। ये तो थे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जिसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं,
अगरचे इस वक्त वो सबमिट करना जरूरी नहीं करार दिया गया है, उसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, मगर अगर आपके पास वो है तो वो अभी अप्लाई करें। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बाद में वो अप्लाई ही करना पड़ेगा, और उसको भी आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा अरबिक में। इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट आपको चाहिए, कोई इसका अलग से फॉर्मेट नहीं है। आप किसी भी एमओ के पास, जो लोकल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां से एक जनरल टेस्ट ले सकते हैं कि ये फिजिकली और मेंटली फिट है। इसको भी आप अरबिक में ट्रांसलेशन कर लें। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, जिसको एलओआर कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने साइंस कोर्सेज किया है, अप्लाई किया है, मेडिकल कोर्सेज में अप्लाई किया है। मेडिकल से मुराद ये है कि एमबीबीएस, बीडीएस और फार्मेसी के अलावा बाकी जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इन तीन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स के लिए एडमिशन्स ओपन नहीं है हमारे इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। तो अगर आपने किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो आपका जो यानी जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपका प्रिंसिपल दे सकता है, या कोई जो स्कॉलर है वो दे सकता है, जो आपको जानता है, जिसका नाम है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है या स्कूल का कोई प्रोफेसर है, वो आपको दे सकता है। और अगर आप इस्लामिक सब्जेक्ट्स में आना चाहते हैं तो इमाम जो होगा या कोई जानने वाला आलिम होगा जिसको काफ़ी ज़्यादा रेनाउंस है, या बड़ा जो मदरसा होगा, वहाँ से आप तज़किया ले सकते हैं। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स में मतलब को करिकुलर एक्टिविटी, मतलब अगर आप हाफिज हैं और इस्लामिक कोर्सेज में आना चाहते हैं, अगर आपके पास अरबिक डिप्लोमा है, इस्लामिक कोर्सेज में आना चाहते हैं, साइंस कोर्सेज में अगर आपका कोई पेपर है, कोई चीज़ आपने को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है, डिबेट में, सेमिनार में, इस तरह के किसी स्पोर्ट्स में, तो वो सर्टिफिकेट आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको टॉफल या आइलेट्स कहते हैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, मगर अगर आपके पास ये है तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो लिस्ट मैंने दिया है, इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, और ऊपर जो है वो मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब उनको आपको लाजमी ही रखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है कि आप ये जो मैंने आपको कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको अरबिक में ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करें। उसका जवाब ये है कि आप किसी रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर से कराएं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, हमने गूगल से किया, हमने गूगल लेंस से किया, या हमने चैट जीपीटी से किया, तो वो रेकमेंडेड नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको जो ट्रांसलेटर है, जो रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर है, जिसके पास यानी डिग्री है या सर्टिफिकेट है ट्रांसलेशन करने की, या किसी बड़े इस्लामिक इदारे में आप जा सकते हैं जो अपने लेटर हेड पे सील के साथ, साइन के साथ आपकी आपके जो सर्टिफिकेट्स की इन्हें ट्रांसलेशन करें इनटू अरबिक। तो ये गूगल से नहीं करना है, गूगल से ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मतलब हमारा एक्सेप्टेंस हो चुका है। देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको लास्ट में एक मतलब नंबर आ जाता है, जो आपका एडमिशन नंबर या मान लीजिए एप्लीकेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, वो आ जाता है। वो एप्लीकेशन नंबर अपने पास आप रखेंगे और बार बार उसको चेक करेंगे, और अगर आपका एक्सेप्टेंस हो जाता है, जिसको तकरीबन 4 से 6 महीने लगते हैं इनिशियल अप्रूवल को, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है कि आपका एडमिशन हो गया है। मगर ये फाइनल अप्रूवल नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री में, जिसको एमओआई कहते हैं, जहां से फिर आपका वीज़ा बनता है। और वीज़ा जो है ये 6 महीने से लेके 3 साल तक लेता है। तो मैं आपको क्लियर पिक्चर बताता हूँ, 3 महीने या 6 महीने जो है मिनिमम लगता है, 3 साल मैक्सिमम केसेस में लगता है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैं ये चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर जब अप्लाई करते हैं, एडमिशन उनका नहीं होता है, या इनिशियल अप्रूवल के बाद उनका एडमिशन नहीं होता वीज़ा की प्रोसेस के ज़रिए, क्योंकि वीज़ा पॉलिसीज कंट्री टू कंट्री वैरी करता है, कभी वीज़ा उतने अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आप देख के रखें। ये मैं नहीं कहता हूँ कि 3 साल लगेंगे, ये मैक्सिमम टाइम में कह रहा हूँ। तो तकरीबन जो ओवरऑल प्रोसेस है, ये 1 साल से लेके 3 साल तक प्रोसेस चलता है। अगर आप सीरियस है यहाँ अप्लाई करने में तो अप्लाई करें। साथ साथ में आप किसी प्लान बी पे भी एक्टिव हो सकते हैं, किसी और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन जो है कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जहां पर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, ये तकरीबन जिनका तादाद 28 है, 25 तो पब्लिक है, उसके अलावा 2-3 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है। मगर वो भी इसमें यानी ऐसे कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप फेलोशिप देते हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा लिस्ट यहाँ पर मैंने दिया दिया है, तो इसको आप क्लिक करके, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, तो वो पूरे यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल आपका खुल जाएगा। एक एक करके आप यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ देख
सकते हैं, कोर्सेज देख सकते हैं। और वैसे भी जब आप स्टडी इन सऊदी आप पोर्टल में अप्लाई करते हैं तो पूरे डिटेल्स वहां पहुंच जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि लोगों ने मुझे पूछा कि भाई इसमें जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सवाल आ रहा है कि आप पेड में अप्लाई कर रहे हैं या स्कॉलरशिप बेस अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि सऊदी अरबिया में जो कोर्सेज है ये डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप मदीना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो पूरे के पूरे कोर्सेज फ्री है। अगर आप किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ कोर्सेज में फीस है, कुछ कोर्सेज फ्री है। तो आप देखेंगे कि किस में आप अप्लाई करेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि आपको हर यूनिवर्सिटी में हर कोई कोर्स फ्री मिले। तो किसी कोर्स में इन्हें आपको पार्शल फेलोशिप मिल सकते हैं। पार्शल का मतलब ये है कि फीस आपको दे देंगे, मगर बाकी चीजें जो रहना खाना वगैरह है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है ये किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। और जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त ये आप देखेंगे कि यानी आपको कितना फीस देना है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है वहां पर ये लिख के आता है, अगर वो जीरो बन के आ गया तो अब आपको कोई भी फीस नहीं देना है अगर आपका एडमिशन हो जाता है। तो स्कॉलरशिप दो तरह से है, एक तो एजुकेशन स्कॉलरशिप 100% है, दूसरा है पेड एजुकेशन जिसमें स्टूडेंट को ट्यूशन फीस भी देना पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो कहते हैं कि 100% स्कॉलरशिप, वो 100% स्कॉलरशिप सिर्फ कुछ कोर्सेज में और कुछ यूनिवर्सिटीज में है। आपको देखना पड़ेगा कि जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां आपको फीस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अब ये एग्जैक्ट किसको देना पड़ेगा किसको नहीं देना पड़ेगा ये हर साल चेंज होता है। तो इसलिए जब आप अप्लाई करें तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। एक और सवाल है कि मेरे कितने चांसेस है कि मैं सऊदी अरबिया में मुझे एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप मिले। ये कैसे मैं बता सकता हूँ? देखिए, किसी के झांसे में ना आए, ना कोई आपको 100% गारंटी दे सकता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर हर एक वीडियो में दे देता हूँ कि मेरा कोई भी हाथ एडमिशन कराने में या करने में नहीं है। ना कोई आपको अप्रोच करे, क्योंकि किसी का भी हाथ आपके एडमिशन में नहीं होता। आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। इस वीडियो का मकसद भी सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। किसी का हाथ एडमिशन में नहीं है, ना किसी को आप पैसे दे, ना कोई पैसे दे के आपका एडमिशन करा सकता है। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जनरली स्पीकिंग 9 to 10% चांसेस होते हैं किसी भी जगह अप्लाई करने के। और ये जनरलाइज्ड है। अगर अगर आप चाहते हैं एडमिशन्स मतलब चांसेस बढ़ाना, तो चांसेस बढ़ाने में मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपके एज मैंने विद इन द एज आप अप्लाई कर रहे हैं, और एज का मैंने जब बताया तो मैं बताता चलूं कि आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 जब आप बैचलर के लिए आते हैं, और उसके बाद 35 तक अगर आप आते हैं मास्टर्स में, और 40 तक अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा एज होगी तो वो एक खतरा हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो या आपके मिनिमाइज चांसेस हो जाए। इसी तरह मार्क्स परसेंटेज, अगर आपके अच्छे मार्क्स है, इसी तरह जो मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि आपके अगर को करिकुलर एक्टिविटीज है, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, तो ये चीजें आपको प्रमोट कर सकते हैं। बाकी तमाम चीजें किस्मत के ऊपर है, क्योंकि यहाँ कोई ना फीस लिया जाता है जिसको हम एडमिशन फीस कहते हैं, ना एप्लीकेशन फीस आई मीन टू से, या यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कह सकते हैं कि कोई टेस्ट है उस बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। इस बार बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि हमें सैट मांगा जाता है, यानी जो ऐसा एग्जाम जिसको कॉग्निटिव टेस्ट कहते हैं, अगर वो टेस्ट आपने दिया है तो इस इन चीजों से, अगर वो मैंडेटरी नहीं, मगर इन चीजों से आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नौवां क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर सिर्फ बैचलर्स है, मास्टर्स डॉक्टर्स नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो आप मास्टर्स या डॉक्टरल जिसको हम पीएचडी में पीएचडी कह सकते हैं उसमें भी आ सकते हैं, बल्कि उसका डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है कि 1 मई से 31 अक्टूबर तक आप मास्टर्स विथ रिसर्च एंड डॉक्टरल स्टडीज जिसको हम पीएचडी कहते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन ये है कि आप यानी किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें ताकि आपके जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, इसका आंसर मैंने पहले ही आधा दे दिया, आधा आंसर मैं भी दे देता हूँ कि ये डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक यूनिवर्सिटी के एक नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, यानी किस कोर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामिक कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मदीना यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना जिसको कहते हैं, वहां पर अक्सर लोग अप्लाई करते हैं। वहां के जो चांसेस है एडमिशन होने के वो कम हो जाते हैं। मगर अगर आप उस किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जहां पर अप्लाई करने वाले कम होंगे तो फायदा आपको मिल सकता है।
अगर ये डिपेंड इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपने अप्लाई जल्दी किया, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है, इसी तरह अगर आप अप्लाई करने वाले किसी ऐसे मुल्क से हैं जहां से अक्सर बच्चे नहीं आते हैं, तो ये चांसेस डिपेंड करते हैं। वैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें ये चांसेस ज़्यादा दे देते हैं, ताकि क्या कि क्योंकि इन कंट्रीज के लिए सऊदी वीज़ा मिलना आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या अगर हम जल्दी अप्लाई करें, क्या उससे चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन में? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अभी तो टाइम है, लास्ट में अप्लाई करें, जैसे बैचलर्स में या मास्टर्स पीएचडी में भी 31 तक है, मैं बाद में अप्लाई कर लेता हूँ। देखिए, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं, जल्दी से जल्दी कर ले। बल्कि इस साल तो बड़ा अजीब मसला हुआ, एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि उसने उसका जो एडमिशन, मतलब जो प्राइमरी एडमिशन है उमुल कुरा यूनिवर्सिटी में, वो हो भी गया विद इन 5 डेज, यानी प्राइमरी एडमिशन उन्होंने कर लिया। तो जल्दी से जल्दी, यानी जितनी भी जितना जब तक आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करेंगे, मुमकिन है कि उनको जितने भी वीज़ा है वो पहले ही फिलअप करने हैं, तो वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई फीस तो आपको देना नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है, यू शुड अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ये इसका आंसर है। एक और सवाल है कि क्या कोई एज लिमिट है? मैंने आपको बताया कि 17 साल, यानी 16 साल से ऊपर से लेके 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बैचलर्स में। 25 साल से अगर आपकी ज्यादा है, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं, मगर चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इसी तरह मास्टर्स पीएचडी में तो 30, 35 या 40 साल तक भी आप आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन, बल्कि 13th क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मेरा एप्लीकेशन प्रीवियसली रिजेक्ट हो चुका है, क्या मैं अप्लाई करूं, खुसूसन मदीना यूनिवर्सिटी में? तो आंसर है यस, आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको अप्लाई करना चाहिए, बल्कि हमारे कुछ साथियों ने तो 3 3 साल के बाद उनको एडमिशन हुआ है। तो उम्मीद नहीं हारनी है, ये फ्री एडमिशन यहाँ होता है, तो आप अप्लाई करें। मगर इसके साथ साथ दूसरी जगहों पे भी आप नज़र रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्लान ए के साथ प्लान भी आपके साथ होना चाहिए। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मैं शादीशुदा हूं, मेरा एडमिशन यहाँ हो जाता है, क्या मैं अपनी वाइफ को यहाँ ला सकता हूँ? आंसर है यस। और वाइफ आने के बाद क्या मैं उसको एनरोल कर सकता हूँ? उसको एनरोल कर सकते हैं, इजाज़त आपकी है। उसको कोर्सेज में एडमिशन मिलना आसान हो जाता है। ज़रूरी नहीं वो बैचलर में आए, वो आपके साथ डिप्लोमा कोर्स में भी आ सकती है और आपके साथ वो तालीम हासिल कर सकते हैं, बल्कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है। एक और सवाल, और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप, यानी मैं या मेरा कोई जो मेरी मदर हाजरा फाउंडेशन है या मेरे कोई दोस्त आपके बिहाफ यानी सबमिट करें फॉर्म? तो याद रखिएगा, नहीं, ना मैं किसी का एडमिशन कराता हूँ, ना मैं किसी के लिए अप्लाई करता हूँ। मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, बट ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि उनसे कोई फ़ायदा नहीं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना, किसी को कोई पैसा नहीं देना, खुद से अप्लाई करें। और यहाँ किसी के एडमिशन करने से, किसी के अप्लाई करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मेरा एडमिशन हो जाता है, तो स्टूडेंट रहने के साथ साथ क्या मैं यहाँ पर कोई जॉब कर सकता हूँ पार्ट टाइम, जैसा कि फॉरेन कंट्रीज यानी इंग्लैंड वगैरह में अवेलेबिलिटी होती है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते तो कोई और जॉब आप नहीं कर सकते, ये इलीगल है। एक और क्वेश्चन है कि जब मैं अप्लाई करूं तो मैं क्या, कितने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता हूं? याद रखिएगा, आपको 3 यूनिवर्सिटीज तक अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आप एक साथ 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको चॉइस है। और अगर आप मदीना और मक्का में चाहते हैं रहना, तो मदीना मक्का में देखिए कितने यूनिवर्सिटीज करीब है। मसलन मदीना में मदीना यूनिवर्सिटी है, उसके साथ साथ तोयबा यूनिवर्सिटी है। अगर आप जद्दा में रहते हैं तो किंग अब्दुल अजीज है, जद्दा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यहाँ देखिए उमुल कुरा है। तो आप देखिएगा किस इलाके में आप रहना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप 3 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन ये है कि मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई करूं? जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने 11th दिया है, अभी मैं 12th देने वाला हूं, इस साल मेरा एडमिशन होगा, क्या मैं अप्लाई करूं? तो आंसर है नहीं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास होने चाहिए विद ट्रांसलेशन जब आप अप्लाई करें। अगर आपके पास नहीं है तो आपके एडमिशन के चांसेस जीरो है, बल्कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। दो मोर क्वेश्चंस। नंबर 1 की मैं तो अरबिक नहीं जानता, क्या ये प्रॉब्लम मेरे लिए बनेगी यहाँ मैं आ जाऊं? तो याद में बताऊं कि देखिए, बोलचाल के लिए अरबी सही है, मगर बाकी जितने भी यहाँ कोर्सेज है, एक्सक्लूडिंग इस्लामिक स्टडीज, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज प्योरली अरबिक में है,
क्योंकि उसका सोर्स भी अरबिक, तो आप यहाँ आएंगे तो अरबिक आपको सीखना पड़ेगा, और बल्कि आपके पास अरबिक का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। मगर अगर आप इसके अलावा किसी और कोर्स में आना चाहते हैं, साइंस कोर्स में, तो कोई ज़रूरी नहीं आपको अरबी का कोई डिप्लोमा या कोई चीज़ होना चाहिए। आप विदाउट एनी डिप्लोमा यहाँ आ सकते हैं। बाकी रहा सीखना, वो आप यहाँ कहीं भी इंस्टीट्यूट में, यानी जो इंस्टीट्यूट आपका है, इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ के जालियात है, इस्लामिक डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको अरबिक सिखा सकते हैं। आखिर एक सवाल कि हमने सुना है कि इस साल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपने उस स्कॉलरशिप की लिस्ट में एक चीज नहीं दे रहे, वो है अकोमोडेशन। देखिए, पिछले साल से ये मसला है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में, हमारी यूनिवर्सिटी की अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में, जिन बच्चों का पिछले साल एडमिशन हुआ तो उनको लिख के आया कि आपका जो स्कॉलरशिप है उसमें अकोमोडेशन इंक्लूड नहीं है। इस साल मैंने सुना कि जो मदीना यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी ये मसला है, क्योंकि उनको 4-5 हॉस्टल्स गिराने हैं, नए बनाने हैं, तो इस साल भी ये अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो क्या किया जाए? देखिए, अगर आप इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल सिटीज़ में एडमिशन आपका हो जाता है, जैसे रियाद में, जद्दा में, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का रहना थोड़ा मुश्किल है। मगर अगर आप एडमिशन आपका हो जाता है, 4-5 या 5-8 स्टूडेंट्स आप एक ही फ्लैट में रहें, तो आप वो खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी यहाँ मदद कर सकते हैं उसमें। मगर अगर आप उस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं जहाँ पर ये मसला नहीं है, तो कोई इशू नहीं। और वैसे भी ये पता चलेगा बाद में, जब आप अप्लाई करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, उस वक्त आपको लेटर पे आ जाएगी कि हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है। तो ये कंफर्म रिपोर्ट है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में पिछले साल से ही अकोमोडेशन नहीं है। मगर ये ज़रूरी नहीं कि हर एक इंस्टीट्यूट में ऐसा मसला हो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में पिछले साल ये मामला हुआ था, और इस साल मदीना यूनिवर्सिटी में इशू है। तो उम्मीद करता हूं कि जो 20 मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे आए थे, उनका मैंने आपको आंसर किया। कुछ मैं जानता हूं, कुछ मैंने लोगों से पूछा, कुछ जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनसे मैंने इंक्वायरी की। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई और सवाल होगा इस सिलसिले में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा कि मैं एडमिशन नहीं कराता, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर आप वन ऑन वन मुझसे गाइडेंस चाहते हैं अपने करियर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो मैं टॉप मेट का लिंक दूंगा, उस पर आप बुक कर सकते हैं सेशन। उस पर हम डिस्कशन वन ऑन वन कर सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आता हूँ इंशाल्लाह एक नए वीडियो, एक नए स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।